हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्ते, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आज की क्लास में मैं वेद सोनी आपको कराएंगे सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट बीसी के चैप्टर 3 जो हमारा चल रहा है। वैसे तो बेटा ये चैप्टर अगर बुकिश लैंग्वेज में अगर ख़त्म करवाएं तो 2 या 3 क्लास में ख़त्म हो जाता, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम इन डिटेल जाके इन डेप्थ जाके आपका इंटरेस्ट जगा रहे हैं कि आप जैसे ही बहुत कुछ सामान्य लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर हिस्ट्री क्रिएटर साबित हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के रचयिता हैं। तो आज भी हम 4 कंपनी के इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बजाज कंपनी भारत की फेमस कंपनी है, सभी ने नाम सुन रखा है। भारतीय एयरटेल को कौन नहीं जानता, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आपके घर में जो पेंट होता है एशियन पेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक अडानी अंबानी आपने सुन रखा, अंबानी नहीं अडानी की एक कंपनी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो पोर्ट में डील करती है, उसके बारे में हम काम करेंगे। शॉर्ट में उसको बोलते हैं APSEZ। तो आज की हम कौन सी कंपनी कवर करेंगे बेटा? सबसे पहले हम बजाज कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर बजाज के बाद बी से भारतीय एयरटेल की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम ए से एशियन पेंट की बात करेंगे, और सबसे लास्ट में हम अडानी की कंपनी APSEZ की बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से पिक्टोरियल व्यू से मैं आपको सिखाऊंगा। और बुक के अंदर डिटेल बहुत कम है, लेकिन बेटा हम इनके डेप्थ में जाने का प्रयास करेंगे ताकि एक बार इन कंपनीज के बारे में तुम्हारे इंस्पिरेशन मिलती है तगड़ी जब इन कंपनियों के थोड़े से डेप्थ में जाते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ था, एक रिक्शे पे जाके काम करते थे लोग, 100 रुपये लेके 50 रुपये लेके अपनी वाइफ की सेविंग्स बेच के इन लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए थे, और आज इनके ये वर्ल्ड के अंदर नामी गिरामी कंपनियों के मालिक हैं। तो बेटा किस चीज़ का फ़र्क है? विचार का फ़र्क है। हो सकता है आप हमारा जैसे अब 30 बच्चों का बैच है, उसमें से कुछ बच्चे आने वाले टाइम में बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले बजाज के बारे में। बजाज कंपनी की हो सकता है बेटा आप घर में यूज़ करते हो बजाज पल्सर, बजाज डिस्कवर बाइक ने और पल्सर बाइक ने बेटा काफ़ी हिस्ट्री क्रिएट करी है। बजाज प्लेटिना, तो सभी बजाज का चेतक स्कूटर, बजाज स्कूटर्स भी आते हैं। तो बजाज कंपनी ये लगा लो हर घर तक अपनी पहुंच रखती है बेटा। इस बजाज कंपनी ने कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्या क्या इसकी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ें आई और कैसे इसने आगे ग्रो किया है, उसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। बजाज कंपनी का ये देखिएगा आप, ऑटो रिक्शा आपने देख रखे हैं, बजाज कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकते हैं बेटा। स्कूटर कभी पुराने ज़माने में बहुत चलते थे, आज इनकी जगह ले ली है बाइकों ने। और ये फैक्ट्री है, कभी पुराने ज़माने में जब जमुना लाल बजाज जी ने इसको स्टार्ट किया था, उस फैक्ट्री का आप दृश्य देख सकते हैं। कितना अच्छा लगता होगा जब हमारी फैमिली हमारे साथ जाए और हमारी ऐसी फैक्ट्री चलती हो। चलिएगा अब करते हैं स्टार्ट बेटा। ये है जमुना लाल बजाज, इन्होंने ही ये फाउंडर हैं बेटा, ये रचयिता हैं किसके? बजाज को हिस्ट्री को क्रिएट करने वाले जमुना लाल जी। जमुना लाल जी जो थे बेटा, इन्होंने एक्चुअल में एक बंदे ने गोद ले रखा था। ये है वो बंदा। ये जो साहब हैं आपके, इनका नाम तो एक्चुअली मुझे पता नहीं, इन लोगों ने जमुना लाल जी को गोद लिया था और इनके रिश्तेदार लगते थे। तो उनका जिन्होंने गोद लिया बेटा, उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस था। वहाँ पे इन्होंने 16-17 साल की उम्र में ही बिजनेस के तौर तरीकों को आजमाना स्टार्ट कर दिया था, सीखना स्टार्ट कर दिया था। और उसी टाइम इन्होंने सोच लिया था कि जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, जिनके पास रह के मैं सीख रहा हूँ कुछ, एक दिन मेरे भी एक इनसे बड़ी कंपनी होगी। ये बजाज आप देख सकते हैं, डोमिनार बाइक है या पल्सर 220 है, शायद आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। स्पोर्ट बाइक के मामले में आजकल डोमिनार है, पल्सर 220 है, पल्सर 180 है, पल्सर 150। ये कह सकते हैं कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री पे कब्जा कर रखा है किसने? बजाज ने। ये बजाज जो जमुना लाल बजाज थे, जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जो फाउंडर थे उनके लड़के थे बेटा कमल नैन। मैं उनका फ़ोटो दिखा देता हूँ एक बार। जमुना लाल जी फाउंडर थे, उनका जो लड़का है उसका नाम है कमल नैन बजाज। ये जो आप फोटो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कमल नैन बजाज हैं। इनका कोई जिक्र आपकी बुक में नहीं मिलेगा। इनके जो बेटे हुए हैं वो हैं बेटा राहुल बजाज। ये राहुल बजाज हैं। और राहुल बजाज के बाद जो बिजनेस जिसने संभाल रखा फिलहाल, उसका नाम है राजीव बजाज। और राजीव बजाज के बाद जब आगे जाके कोई बिजनेस संभालेगा, उसका भी फोटो में दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रहा आपको ऋषभ बजाज। एक बार हायरार्की समझते हैं, किसने बिजनेस को ढूंढा, शुरुआत किसने की? इनके दादाजी ने। क्या नाम था? जमुना लाल बजाज, जिनका इवन अपना खुद का बिजनेस भी नहीं था, जिन्होंने किसी दूसरे के घर में नौकरी करके बिजनेस करना सीखा था। जमुना लाल बजाज जी के लड़के हुए कमल नैन बजाज। कमल नैन बजाज के बाद ये बिजनेस वास्तव में ग्रो किया था, क्योंकि उस टाइम पे बेटा इन्होंने स्कूटर लॉन्च किया था
टू व्हीलर लॉन्च किया था और उस पर ये लगा लो कि बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने उसको सेल करके दिखाया था। तो राहुल बजाज के टाइम पे इसको एक्चुअल में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी। राहुल बजाज के बाद राजीव बजाज, और अब करंट में जो संभाल रहा है वो राजीव बजाज है बेटे, और उसका जो बेटा है ऋषभ बजाज, जो आने वाले टाइम में अब क्या करेगा, उस कंपनी को डील करेगा। जी सर। ये बेटा जो गाड़ी आपको दिख रही है, ये बाइक में और स्कूटर में तो इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया ही है। अब इन्होंने क्या किया है, ऑटो को रिप्लेस करने के लिए एक 4 व्हीलर, एक छोटी टाइप की गाड़ी बनाई है। जैसे ऑटो के अंदर बेटा पूरा कवर नहीं होता, एसी नहीं होता, इसलिए इस गाड़ी को अभी लॉन्च करने वाले हैं जो ऑटो को रिप्लेस करेगी। ऑटो भी चलते रहेंगे, ऑटो के एक ऑल्टरनेटिव में ये गाड़ी लेके आए हैं। हालांकि अभी तक इस गाड़ी को सफलता नहीं मिली है, इसको एक कॉम्पैक्ट मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया है। आने वाले टाइम में देखते हैं इस कंपनी में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जी सर। तो ये हमने बात करी कुछ बजाज कंपनी के बारे में। फटाफट अपने चैप्टर पे आते हैं। बुक्स में क्या दे रखा है एक बार देख लीजिएगा। बजाज कंपनी इनकॉर्पोरेशन ईयर बेटा आपको याद है 1945 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आपको याद है, एक स्टोरी मैंने याद करवाई थी। 45 साल के बजाज ने भारती से एशियन नाम की एक लड़की से 1995 में भारता की शादी की थी और 3 साल बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम SEZ था। ऐसे करके मैंने आपको इन सभी कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन ईयर याद करा चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सभी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन ईयर कैसे याद करने हैं एक बार प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ऑनरशिप ग्रुप किसके पास है? बजाज ग्रुप के पास है। हेडक्वार्टर बेटा इनका पुणे महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है। चेयरमैन आज के टाइम पे चेयरमैन कौन है? राहुल बजाज। अगर मैं आपसे पूछूं राहुल के पापा का नाम बताओ तो आप बोलेंगे कमल नैन बजाज, और कमल नैन के पापा का नाम जमनालाल बजाज, जिन्होंने इस बिजनेस की नींव रखी थी। और राहुल के लड़के कौन है? प्रेजेंट हेड राजीव बजाज, और राजीव बजाज का बेटा कौन है आपको मैंने बताया? ऋषभ बजाज। जी, कंपनी का इंट्रोडक्शन करते हैं। कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड इज ए 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड कार मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि कार के सेक्टर में बेटा ज़्यादा ग्रोथ अब तक नहीं हुई है। वर्चस्व की अगर बात करें, मोनोपोली की अगर बात करें तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अंदर है। इट इज़ द वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड की टॉप मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी में से एक है। और ये नहीं कि टॉप पे नंबर 1 पे, टॉप जैसे 5 कंपनी 10 कंपनीज है वर्ल्ड में ऐसे आती है, लेकिन 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर में हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बेटा? 3 व्हीलर में बजाज कंपनी है। हमारे देश के अंदर जो व्हीकल एक्सपोर्ट करती है वो कंपनी बजाज कंपनी है, जिसके मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर फॉरेन के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लगभग 50 कंट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और बेटा ये क्या करती है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें, इट वॉज फाउंडेड बाई, आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी जमनालाल बजाज जी की। राजस्थान में उन्होंने 1940 में अपना काम स्टार्ट किया था। 19 साल लग गए थे बेटा लाइसेंस लेते लेते। पहले लाइसेंस बहुत कम लोगों को दिए जाते थे क्योंकि 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तब बैरियर्स रिमूव किए गए थे। उससे पहले बिजनेस करना बहुत कठिन होता था। दूसरी बात, उस टाइम पे आज़ादी नहीं मिली थी तो ब्रिटिश हुकूमत के नीचे काम करना होता था। तो 1940 में जमनालाल जी ने ये काम स्टार्ट किया। 1959 के अंदर इनको लाइसेंस मिला था गवर्नमेंट से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को बनाने का। 1960 में इन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बना लिया था। फिलॉसफी क्या है? सभी को वही होती है, वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंसी के साथ में काम करना है। और सेगमेंट देख लीजिएगा आप, मोटरसाइकिल में इनकी एवेंजर बाइक आती है, सिटी 100 आती है, प्लेटिना आती है, पल्सर आती है, डिस्कवर आती है, डोमिनार आती है। 3 व्हीलर के अंदर बेटा मैक्सिमा और ऑप्टिमा, दो बहुत जो ज़्यादा 3 व्हीलर बिकते हैं मार्केट में, जिन ऑटो से आप सवारी करते हैं वो 3 व्हीलर मैक्सिमा ऑप्टिमा है। और लो कॉस्ट कार मैंने बताया था ना, ये ऑटो को रिप्लेस करने के लिए लो कॉस्ट बना रहा है। जितने रुपये में ऑटो आता है उतने रुपये में आपको गाड़ी मिल जाएगी। उसके ऊपर लगातार इनकी रिसर्च जारी है। बजाज को फिर 1503वीं रैंक मिली थी फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इनको 448 वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में 448वीं रैंकिंग मिली थी। अब इनकी जो खास बात है जो आपको याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी बात आपको याद रखनी बेटा? ये बात आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। फर्स्ट इन हिस्ट्री, फर्स्ट इन द इंडस्ट्री स्टेटस ऑफ हैविंग, पूरे भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी जिसकी सभी प्लांट टोटल प्लांट मेंटेनेंस की लिस्ट में नंबर 1 पे आए हैं। सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है। जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस JIPM एक अवार्ड देता है कि किस कंपनी के कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अप टू डेट कंडीशन में है, अच्छी कंडीशंस में है, वर्केबल कंडीशंस में, हाइजेनिक एनवायरनमेंट है, काम करने की अच्छी सिचुएशंस है। तो बजाज जो कंपनी है, इसके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बेटा, सभी के लिए इसको TPM अचीवमेंट से नवाजा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादा डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो आपको www.bajajauto.com पे जाके विजिट करना होगा। तो ये थे बेटा बजाज कंपनी के बारे में। अब बात करेंगे हम भारतीय कंपनी के बारे में, भारतीय एयरटेल। चलिएगा, लो जी, ये आगे आपके सुनील मित्तल जी। इनको कौन नहीं जानता बेटा?
जियो के आने से पहले अगर मैं बात करूं तो अभी भी ऐसा नहीं कि एयरटेल नहीं है या एयरटेल कंपनी नहीं चलती। आज भी एयरटेल कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है दूसरे आगे निकल जाएं, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी भी अपने एक प्रीमियम नेटवर्क के लिए जानी जाती है। ये सुनील मित्तल जी हैं जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और चेयरमैन और फाउंडर मेंबर भी हैं किसका बेटा, एयरटेल कंपनी के। सर इन्हीं ने एयरटेल बनाई है, इनसे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं। इनके पापा थे सतपाल मित्तल जी, सुनील मित्तल जी के पापा थे सतपाल मित्तल, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते थे। पैसा इनके पास कभी से बेटा मैं दिखा देता हूँ। ये एयरटेल 18 कंट्रीज़ के अंदर अपना कस्टमर बेस रखती है और लगभग बेटा इसके 400 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये 372 मिलियन पहले की पिक है, 400 मिलियन सब्सक्राइबर इसके हैं। ये सुनील मित्तल जी हिंदुस्तान के कभी 6ठे नंबर पे अमीर आ जाते हैं, कभी 8वें नंबर पे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं। ये जो पिछली रैंकिंग थी उसमें पूरे भारत के 8वें नंबर के सबसे अमीर आदमी थे। ये इनके पापा हैं सतपाल मित्तल जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने रेस्ट इन पीस। सतपाल मित्तल जी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, जिन्होंने अपने बेटों को काफ़ी हेल्प करी है और स्टार्टिंग के प्लांट वगैरह हेल्प करवाने में इनके पापा का भी काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन भारतीय एयरटेल को खोजने का काम सारा का सारा सुनील मित्तल का है। सुनील मित्तल ने स्टार्टिंग से टेलीकॉम सेक्टर में काम नहीं किया बेटा। वो सबसे पहले साइकिल्स का जो बीच में चक्कर होता है, जिसको क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर चैन चढ़ के चक्री पैडल मारते हैं, वो चीज़ बनाने का बेटा बिजनेस इन्होंने किया था। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये बिजनेस ये नहीं कर पाए। उसके बाद वो बिजनेस बंद होने के बाद बेटा फिर उन्होंने क्या, जनरेटर को ये इंपोर्ट करते थे फॉरेन कंट्री से और यहाँ ला के बेचते थे। इस बिजनेस में बेटा सुनील मित्तल ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन ये बिजनेस भी बैन हो गया था क्योंकि इंडिया ने बैन लगा दिया था कि जनरेटर अब इंडिया में ही बनाए जाएंगे, बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लाए जाएंगे। तो सुनील मित्तल के पास यहाँ बनाने का लाइसेंस नहीं था, इंपोर्ट लाइसेंस था, वो रद्द हो गया था। तो इसके बाद इनका ये बिजनेस भी बंद हो गया था। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी बेटा। और तीसरा फिर उन्होंने अब जो काम स्टार्ट किया, उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में अपना हाथ आजमाया। और बेटा पहले क्या होता था, अगर किसी ने पुराने टेलीफोन देखे हो तो ऐसे चक्कर 9 अगर दबाना तो ऐसे पूरा चक्कर 9, फिर 8, ऐसे चक्कर राउंड करके आपको 9, 8, 7 वगैरह एक डिब्बा होता था फ़ोन का, उससे आपको काम करना पड़ता था। लेकिन सुनील मित्तल जी ने पहले 1984 में सबसे पहले यहाँ पे पुश बटन फ़ोन लेके आए, जिसमें बटन होते थे, जैसे रिमोट के अंदर बटन है 7, 8, 6, 5, 4। तो इसने बड़ी लोकप्रियता और ये बहुत ही ईजी टू ऑपरेट था। तो यहाँ से एयरटेल ने ग्रो करना स्टार्ट किया। 1990 में बेटा ये बिना वायर का फ़ोन लेके आए, जिसके अंदर कोई वायर की कनेक्टिविटी नहीं थी, जो एक बड़े मोबाइल की तरह दिखता था। यहाँ 1990 में इन्होंने ये सेगमेंट लॉन्च कर दिया था, जो उस टाइम की में सबसे अपर सेगमेंट था। उसके बाद बेटा ने क्या किया कि टेलीकॉम भारत के अंदर क्या हुआ, जब ये काम कर रहे थे तो उस टाइम पे भारत सरकार ने लाइसेंस को देने की प्रक्रिया स्टार्ट की। किसी को अगर टेलीकॉम कंपनी के लाइसेंस लेने हैं तो लाइसेंस ले लीजिएगा। लेकिन उस लाइसेंस के अंदर बेटा एक कंडीशन थी, जिसको ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनी का काम आता होगा वही ये लाइसेंस ले सकता है। तो सुनील मित्तल जी ने यहाँ भी हार नहीं मानी, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ हाथ मिलाया और उसके साथ फिर BCL कंपनी बनाई, भारतीय सेल्युलर लिमिटेड, BCL कंपनी को स्टार्ट किया। बहुत जल्द एयरटेल के सबसे पहली कंपनी थी इंडिया के अंदर जिसने 20 लाख सब्सक्राइबर को बहुत जल्दी अपने साथ जोड़ लिया था। और बेटा ये जो मैंने क्यों बोला था स्टार्टिंग में, सुनील मित्तल जी समाज सेवी भी हैं बेटा। एक भारतीय फाउंडेशन के नाम से एक ये फाउंडेशन ट्रस्ट चलाते हैं, जिसमें ये बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं, जिनसे गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई कपड़े वपड़े सारे बांटे जाते हैं। तो ये काफ़ी अपनी इनकम जो होती है उसमें से काफ़ी हिस्सा क्या करते हैं, खर्च भी करते हैं CSR के ऊपर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। ये एक स्लोगन बोलते हैं, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो आप लोगों को भी ऑलरेडी पता है। चलिएगा एक बार देखते हैं हमारी बुक के अंदर क्या दे रखा है इसके बारे में। भारतीय एयरटेल इनकॉर्पोरेशन, यार आपको पता बेटा 1995 में ग्रुप, भारतीय ग्रुप है। हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है। ये आपके सबसे नज़दीक है कि आप रोहतक में रहते हैं, तो दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और सुनील मित्तल मैंने आपको बता दिया चेयरमैन है। इनके पापा का नाम सतपाल मित्तल जी, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते थे। प्रेजेंट हेड जो है वो मिस्टर गोपाल विट्टल जी हैं, मित्तल नहीं विट्टल। कंपनी का इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन ग्लोबल कंपनी, जो 20 कंट्री के अंदर, वहाँ 18 मैंने बताया था, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते कम से कम 20 कंट्री के अंदर काम कर रही है। एयरटेल GSM लेके आई थी, फिर 3G लेके आई थी, फिर 4G लेके आई है और 5G भी अपना काम कर रही है। और 400 मिलियन सब्सक्राइबर के अंदर ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ सुनील मित्तल जी का आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। ये 1984 में सबसे पहले पुश बटन फ़ोन लेके आए थे, नहीं तो उससे पहले चक्कर वाला फ़ोन होता था जिससे नंबर डायल करना ही अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती थी।
1990 में भारती ने फैक्स मशीन कोडलेस फ़ोन, बिना वायर के कोडलेस फ़ोन लॉन्च कर दिए थे। और 1992 में इन्होंने सक्सेसफुल मोबाइल नेटवर्क के जो लाइसेंस थे वो लाइसेंस खरीद के अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से इन्होंने ग्रो किया था और सबसे पहले 20 लाख मतलब 2 मिलियन सब्सक्राइबर को सबसे पहले पूरा करने वाली ये सबसे पहली कंपनी थी। फिलॉसफी की बात करें तो इसका एक विजन है कि हर कस्टमर तक मुझे पहुंचना है, गांव-गांव में हर बंदे तक, चाहे चोटी में, चाहे नीचे में, चाहे सामने, चाहे पाताल में है, हर जगह एयरटेल की रेंज होनी चाहिए। इस विजन के साथ इन्होंने काम किया है। सेगमेंट की अगर बात करूँ तो बेटा सारा टेली मीडिया, डिजिटल और आपका मोबाइल डेटा, 4G, 3G, GSM, इनके ऊपर इनका सारा जो बिजनेस है वो बेस्ड रहेगा। एयरटेल कंपनी और कोई मल्टी प्रोडक्ट कंपनी ही है, बाकी किसी चीज़ में काम नहीं करती है, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर ही काम करती है। बिजनेस इन न्यूज़ फोर्ब्स की रैंकिंग के अंदर 852वीं रैंक आई थी इनकी 2019 के अंदर। और चाइना के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने 2015 में स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया था, ताकि जो 4G लॉन्च करने के लिए बेटा इन 4G अकेले लॉन्च नहीं कर पाई थी, चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया था। और इनको एक अवार्ड भी दिया गया था, एंटरप्राइज डेटा प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। जैसे बेटा फिल्म स्टार को मिलता है एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, तो ऐसे ही 17th एंटरप्राइज डेटा सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी इनको टेलीकॉम सेक्टर के अंदर नवाजा गया है। तो ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया किसका, एयरटेल कंपनी का। नाम क्या है, सुनील मित्तल, पापा का नाम सतपाल मित्तल। जो क्या थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सुनील मित्तल ने पहले क्या किया था, साइकिल के चक्कर बेचे थे, उसके बाद क्या किया था, जनरेटर बेचे थे, उसके बाद क्या किया था, वो बिजनेस बैन होने के बाद इन्होंने 1984 के अंदर पुश बटन फ़ोन लेके आए थे। 1990 के अंदर बेटा इन्होंने कोडलेस मोबाइल ले आए थे। 1992 में इनको लाइसेंस मिल गया था और 2 मिलियन सब्सक्राइबर को पूरा करने वाली सबसे पहली कंपनी है। और आज के टाइम में 20 कंट्री और 400 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। चलिएगा जी, हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे। अब ये आ गई एशियन पेंट। अब एशियन पेंट तो आप आपके घर के लिए भी लेके आते होंगे बेटा। आज के टाइम पे अगर मैं रोहतक में भी अगर आप इसका IMT के अंदर देखेंगे तो बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है एशियन पेंट का। और हर शहर के अंदर जो थोड़ी सी बड़ी लेवल का शहर है उसमें इनका प्लांट लगा दिया जाता है। पेंट के बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा मायने रखता है। जितना नज़दीक डिस्ट्रीब्यूटर होगा उतना जल्दी उस पेंट की जो है वो बिक्री सेल होती है। तो एशियन पेंट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एशियन पेंट को 4 दोस्तों ने मिलकर बनाया था। पेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर बात करूं तो बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, दूसरे विश्व युद्ध से पहले कुछ फॉरेन कंपनी काम करती थी बेटा, कुछ इंडियन कंपनी काम करती थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बाहर से पेंट इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया गया था और बोला गया था इंडिया में ही पेंट बनाएंगे और इंडिया में ही पेंट बेचेंगे। यहाँ से डोमेस्टिक जो कंट्री थी, जो कंपनी थी, उनको बेटा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी पेंट के मामले में ग्रो करने का। तो एशियन पेंट में इस मामले में इस चीज़ को बेकार नहीं जाने दिया। जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बैन हुआ बाहर से, उसी टाइम पे इन्होंने अपना पूरा दिमाग लगा के और स्ट्रेटजी बना के देख लिया कि हाँ अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। एक गरीब आदमी के पास चाहे कुछ ना हो लेकिन वो अपने घर को साफ सुथरा पोत के जरूर रखता है, इसलिए इनको पता था हर घर के अंदर इनके प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड है। पर बेटा स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इनको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इनके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार नहीं था। तो इन्होंने सबसे पहले खुद मेहनत करके, सांगली एक गांव है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे अपनी एक पेंट शॉप, छोटी सी पेंट की दुकान बनाई, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इनके पास आने को तैयार नहीं था। लेकिन इनका जो इनकी मैनेजमेंट थी वो बहुत ही तगड़ी मैनेजमेंट थी बेटा। ये पोंगल एंड पोला की जो मैंने पिक ली है, एक्चुअल में क्या है, पोंगल और पोला एक त्यौहार है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे बैलून, लाखों बैलों को वहाँ ले जाया जाता है और बैलों के जो सींग होते हैं उनको रंगा जाता है। बस ये भी अपॉर्चुनिटी इन्होंने नहीं छोड़ी। इन्होंने देख लिया कि बैलों के जो सींग होते हैं उनको रखने के लिए पेंट चाहिए और पेंट कम क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का चाहिए। तो एशियन पेंट ने सबसे पहले छोटे डिब्बे पेंट के लॉन्च किए थे। नहीं तो उससे पहले बड़ी पैकिंग आती थी जो कम क्वांटिटी के लिए जहाँ यूज़ होती थी वहाँ पे पूरा वेस्ट हो जाता था। इस चीज़ को लगातार यूज़ किया और देखते देखते एडवर्टीजमेंट हो गई कि एशियन पेंट छोटे पेंट्स में अपना पहचान बना रही है। फिर उस टाइम पे घरों में बेटा चूने से डेकोरेटिव पेंट की अगर बात मैं करूं तो अगर हम हमारे पुराने घर की बात करें तो सफ़ेदी होती थी और दीवार पे अगर ताज़ी पेंट कर रखा होता था, सफ़ेदी कर रखे होते थे, उसके दीवार के साथ लगते थे, तो जहां भी दीवार को टच होता था पूरा कपड़ा सफ़ेद हो जाता था। चूने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये प्रॉब्लम देखी और इसको दूर करने का प्रयास किया। टेक्नोलॉजी के मामले इन्होंने पूरा दिमाग लगा के वॉशेबल डिस्टेम्पर बनाया। डिस्टेम्पर बेटा थोड़ा सा पहले चलता था, उस पर अगर आप ऐसे रब करोगे तो वो आपको हाथ को लगता नहीं था। लोगों को ये टेक्नोलॉजी बहुत नई सी लगी और हाथों हाथ रातों रात बेटा इनके डिस्टेम्पर बिकने स्टार्ट हो गए। यहां से जबरदस्त ग्रोथ की थी किसने, एशियन पेंट ने।
उस टाइम के जो फाउंडर मेंबर के साथ थे केबीएस आनंद जी, इन्होंने मिल के साथ काम किया था। ये आज के टाइम पे भी इनके क्या बने हैं, सीईओ बने हुए हैं। एशियन पेंट टेक्नोलॉजी के मामले में बेटा लगातार आगे रही है। जिस टाइम पे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होते थे, उस टाइम पे भी एशियन पेंट के पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था, जिसके द्वारा अपनी डिमांड एंड सप्लाई का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। इनकी जो टक्कर की कंपनी अगर आज मैं बात करूं तो बेटा आपको पता होगा, एशियन पेंट को टक्कर कौन दे रहा है, शालीमार पेंट्स दे रहा है, बर्जर दे रहा है, नैरोलक दे रहा है, और एक जेंसन एंड निकोलसन कंपनी है जो कभी एशियन पेंट से टक्कर की कंपनी मानी जाती थी, लेकिन बेटा वो कंपनी धीरे धीरे पिछड़ गई। जेंसन निकोलसन कंपनी ने क्या किया बेटा, वो होटल्स के बिजनेस में ध्यान देती है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती है, वो मशीनें भी बनाती हैं, लेकिन एशियन पेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, मुझे घरों के लिए बस पेंट तैयार करना है। इंटीरियर पेंट हो चाहे एक्सटीरियर पेंट हो, चाहे वुड फिनिश का काम हो, चाहे इमल्सन का काम हो, मुझे इसके अलावा किसी और बिजनेस में नहीं जाना। इसलिए बेटा इन्होंने फोकस स्ट्रेटेजी अपनाई, और जेंसन निकोलसन ने मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी अपनाई, इसलिए वो थोड़ी सी पिछड़ गई। और आज के टाइम पे लीडिंग कंपनी की अगर बात करें तो मैं एशियन पेंट ही मानी जाएगी। चार दोस्तों ने, सॉरी ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मुझे लगा मैंने बता दी है। चार दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था। बेटा एशियन पेंट को स्टार्ट करने वाले चार दोस्त थे। एक का नाम था चंपकलाल, एक का नाम था चिमनलाल, चिमनलाल चंपकलाल, चंपकलाल चिमनलाल, और दो दोस्त थे इनके सूर्यकांत और अरविंद। अब चारों दोस्तों को याद कर लो बेटा, चंपकलाल, चिमनलाल, सूर्यकांत और अरविंद, चार दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट की थी क्या, आपकी एशियन पेंट। चलिए एक बार देख लेते हैं बेटा कि हमारे बुक में क्या दे रखा है एशियन पेंट के बारे में। फटाफट चेक कर लेते हैं। एक्सिस बैंक यहाँ पे आ गए। एशियन पेंट, ये इसका लोगो है बेटा, आपने भी देखा होगा एशियन पेंट की बड़ी बड़ी कंपनियों के बाहर एशियन पेंट की जो बाल्टी आप लेके आते हैं उसमें यही लोगो यूज़ होता है। 1942 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है बेटा। केबीएस आनंद, केबीएस आनंद प्रेजेंट हेड, जिसकी जो सरदार जी से मैंने आपको फोटो दिखाया था, वो इसके बहुत पुराने फाउंडर मेंबर भी थे और आज एमडी और सीईओ भी वही बने हुए हैं। कंपनी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो 16 कंट्रीज़ में इसका बिजनेस है। 26 जगह पे इसकी पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं, और 65 कंट्री में इनके कंज्यूमर हैं। 65 कंट्री में क्या इनके कंज्यूमर्स हैं। ये लगा लो बेटा, एशियन पेंट ने जब से मार्केट में कदम रखा है ना, मैं ये कह सकता हूँ ये लीडर कंपनी है। ये क्या है, लीडर। इसमें 200 हाई क्वालिफाइड साइंटिस्ट, 200 हाई क्वालिफाइड साइंटिस्ट और इंजीनियर की टीम हर टाइम इस रिसर्च पे लगी रहती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए और कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, ताकि हर घर तक एशियन पेंट, और एशियन पेंट ही एशियन पेंट, बाकी कोई भी ब्रांड कंज्यूमर के दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। तो इसकी चार टक्कर की कंपनी आपने यहाँ बता रखी है। द नियरेस्ट राइवल ऑफ द कंपीटिंग फ्रॉम द एशियन पेंट इज कौन से कौन, नैरोलैक है बेटा, शालीमार पेंट है, जेंसन निकोलसन जो मैंने आपको बताया था, और एक बर्जर पेंट। बर्जर काफ़ी टक्कर देता है किसको, एशियन पेंट को, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट काफ़ी कम है एशियन पेंट की तरह। फिलॉसफी क्या है, मुझे टॉप 5 डेकोरेटिव कोटिंग कंपनी, वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनी में भी एशियन पेंट का नाम आता है। और कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो चार दोस्त थे जिनका मैंने नाम बताया था। एक का नाम चंपकलाल था, चंपकलाल चौक से, जो इसके मेन मेंबर थे बेटा, सूर्यकांत जी थे, अरविंद जी थे और चिमनलाल। तो आपको याद कैसे करना, दो से इकट्ठे, चंपकलाल, चिमनलाल और सूर्यकांत और अरविंद, ये चार दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था। प्रेजेंट में जिसका एमडी सीईओ सरदार जी, जिसका नाम क्या है, केबीएस आनंद। पोर्टफोलियो बिजनेस बेटा चार चीज़ों में डील करते हैं डेकोरेटिव पेंट्स के अंदर। इंटीरियर का सारा काम, पूरा जो आपका रॉयल पेंट आता है, अल्टीमा आता है, शाइनिंग पेंट आता है, तो हर तरीके की इंटीरियर की रेंज आपको एशियन कंपनी के पास मिल जाएगी। एक्सटीरियर वॉल, इनेमल्स एंड वुड फिनिशेस। बिजनेस इन न्यूज़ 1832वीं रैंक इन्होंने ली थी फोर्ब्स के अंदर, और 232वीं रैंक ली थी इन्होंने फोर्ब्स के वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट के अंदर। चलिए कि बेटा हमारी लास्ट कंपनी के ऊपर आती है, इसका नाम है अडानी। ये पहली कंपनी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अडानी, अंबानी, अडानी। अंबानी की रिलायंस कंपनी और अडानी की एपीसाइज कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। जरा देखते हैं इसके बारे में भी, एक या दो पिक शायद मेरे पास होंगी। ये मुंद्रा पोर्ट का सीन है बेटा। मुंद्रा पोर्ट है, पोर्ट समझते होंगे, एयरपोर्ट नहीं बेटा, पोर्ट जहाँ बड़े बड़े समुद्री जहाज आके रुकते हैं, ये मुंद्रा पोर्ट का शेयर है। ये बेटा बड़ी बड़ी क्रेनों से माल उठा के जहाज़ों के अंदर रखा जाता है, और ऐसी बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से इस माल को उतारा जाता है। चलिएगा, अडानी के बारे में बात करें तो गौतम लाल अडानी जी इसके चेयरमैन हैं। बेटा गौतम भाई अडानी जो हैं,
उनका कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने एक दिमाग लगाया कि वो कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर ग्रोथ तभी होती है। उन्होंने देख लिया था भारत के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी आने वाले टाइम में, ये विकासशील देश बनेगा। तो उन्होंने क्या सोच लिया, विकास कोई तभी कर सकता है, ग्रोथ तभी आ सकती है जब वहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा हो। जितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उतनी ग्रोथ ज़्यादा होगी। इस चीज़ को दिमाग लगाया। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कब अच्छा होगा, जब पोर्ट्स वहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, जहाँ समुद्री जहाज़ों को सामान उतारने की और लोडिंग की, अनलोडिंग की और इस माल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, लॉजिस्टिक की, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो देगा। अडानी ने इसके अंदर नंबर 1 कंपनी है बेटा, ये लगा लो मोनोपोली है गौतम अडानी की। कम से कम 10 पोर्ट प्राइवेट पोर्ट की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं, प्राइवेट पोर्ट अकेले ने एस्टेब्लिश करके दिखाए हैं। और मुंद्रा पोर्ट पे ये लगा लो कि सबसे बड़ा पोर्ट भी इनके साथ काम करता है। पोर्ट्स में समुद्री जहाज़ों से संबंधित, समुद्री जहाज बेटा 6-6, 8-8 मंजिला जो जहाज होते हैं जिनके अंदर पूरा का पूरा शहर समा जाता है, वो उसकी सारी लोडिंग करनी, सारी अनलोडिंग करनी, पूरे इंडिया में से कहाँ से माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो अडानी कंपनी का सारा मैनेजमेंट देखती है। 1998 में बेटा अडानी ग्रुप ओनरशिप ग्रुप है, अहमदाबाद गुजरात में इनका हेडक्वार्टर है। गुजरात भारत का एक रिच, ये कह सकते हैं, स्टेट है बेटा। गौतम अडानी इसका प्रेजेंट हेड है। गौतम अडानी का बेटा है बेटा करण अडानी, वो इसका CEO बना हुआ है। कंपनी की हिस्ट्री की बात करते हैं, लार्जेस्ट पोर्ट नेटवर्क AP सेज का इंडिया में है, इसका कोई राइवल नहीं बेटा, ये मोनोपोली में काम करती है। AP सेज पोर्ट इंटीग्रल टू इट लॉजिस्टिक बिजनेस में काम करती है और 10 लोकेशंस पे काम कर रही है। पोर्ट और टर्मिनल्स, पोर्ट बड़े होते हैं बेटा, टर्मिनल्स छोटे होते हैं। तो पोर्ट जो बड़े पोर्ट है, मुंद्रा है, दहेज है, हाजिरा है, धामड़ा है एंड कठपुतली है, ये सभी पोर्ट आज अडानी के पास प्राइवेट पोर्ट में है। इंडस्ट्रियल लैंड की बात करें, मुंद्रा इज होम टू इंडिया ओनली पोर्ट LED मल्टी प्रोडक्ट सेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर मुंद्रा जो है सबसे फेमस पोर्ट है। सर ऐसा क्यों बेटा? इस मुंद्रा पोर्ट की कुछ एडवांटेज हैं। एक तो इसकी जो कनेक्टिविटी है ना वो ऐसी है कि यहाँ कोई भी बड़ा व्हीकल कितने भी रफ्तार से पहुँच सकता है। इकोनॉमिक बेनिफिट है, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पर काम करने की। लॉजिस्टिक की बात करें तो सीमलेस, बिना रुकावट के। जैसे बेटा पोर्ट तो है जहाँ समुंदर के पास समुद्री जहाज आके रुकते हैं, वहाँ किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना वहाँ जाके कर सकता है। लेकिन अगर आप दिल्ली के हो या रोहतक के बेटा और आपको कमर्शियल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ समुंदर होगा। समुंदर कहाँ पे? या तो मुंबई में या गोवा में। अब हमारे नज़दीक तो समुंदर लगता ही नहीं, तो बेटा उन्होंने क्या किया, ICD बना रखे हैं। ICD इनलैंड कंटेनर डिपो। ICD का पूरा नाम सुन बेटा, ICD इनलैंड कंटेनर डिपो। अडानी ने एक चीज़ को फेस किया कि हर आदमी समुद्र तक अगर आएगा तो अपने सामानों को लाने ले जाने में उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या काम करता हूँ, उसी के शहर में एक ICD बना देता हूँ, एक सूखा पोर्ट बना देता हूँ। दिल्ली के अंदर बेटा ICD है, अपने जो नज़दीक दिल्ली लगता है यहाँ कोई समुद्र नहीं, लेकिन यहाँ पे भी आपकी जो सुविधाएं आपको पोर्ट पर मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपको दिल्ली पोर्ट पर मिलेंगी। सर कैसे? वहाँ तो पानी है ही नहीं बेटा, वहाँ पानी की जरूरत नहीं। बड़ी मालगाड़ी आगे खड़ी होती है, जिसको भी अपना माल एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, दिल्ली जाए ICD पर, वैसे ही फॉर्म भरे जैसे पोर्ट पे भरता है, सारा माल रख के रेलगाड़ी में डाल दी, रेलगाड़ी उस माल को पहुंचाएगी कहाँ? मुंबई या गोवा, जहाँ भी पोर्ट होते हैं, वहाँ से आपके माल को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। और जब अगर आपने कोई माल मंगवाया तो आपका माल लाया जाएगा और आपको दिल्ली ही उसकी कनेक्टिविटी उतार दी जाएगी। इट मीन्स अब हमें ये काम करने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा, नज़दीक का कोई भी सूखा पोर्ट ICD इनलैंड कंटेनर डिपो पे जाइए और आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गीले पोर्ट पर मिलती हैं। इसको बोलते हैं ICD। गौतम भाई अडानी ने इनको बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट किया, जिससे सीमलेस लॉजिस्टिक को स्टार्ट कर पाए। ज़्यादा कुछ अपनी बुक के अंदर अडानी कंपनी के बारे में बता नहीं रखा बेटा। फोर्ब्स के रैंकिंग के अंदर 1706 रैंक इसने ली थी और वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में 276वीं रैंकिंग इसकी आई थी। जी सर। लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी से बेटा इन्होंने एक मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप प्राइवेट लिमिटेड है MIDPL, जो समुद्री एरियाज़ के अंदर काम करती है, उसके 97% शेयर एक्वायर किए थे, जो अपने आप में सबसे बड़ी डील थी। किसने खरीदे थे? अडानी ने। बेचे किसने थे? लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने बेचे थे। किस कंपनी के शेयर बेचे थे? MIDPL, मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। ये बात बेटा आपको याद रखनी है और बस इतना सा काफ़ी है। 4 कंपनी के बारे में हमने जिक्र किया बेटा आज। बजाज कंपनी के बारे में बात करी, जमनालाल बजाज जी का जो मैंने आपको बताया। एशियन पेंट सुनील मित्तल, सतपाल मित्तल जी के बारे में मैंने बात करी। एशियन पेंट एयरटेल में सुनील मित्तल, सतपाल मित्तल की बात मैंने करी। एशियन पेंट के अंदर मैंने 4 दोस्त आपको बताए थे, चंपकलाल चौक से था, एक चिमन लाल था, एक सूर्यकांत था, एक अरविंद जी थे, और सबसे लास्ट हमने गौतम भाई अडानी की बात करी कि किस तरीके से उन्होंने पोर्ट्स के ऊपर अपना वर्चस्व कायम किया है।
मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम फिर से 4 या 5 कंपनियों का ग्रुप फिर उठा के लाएंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे और एक बार कंपनियों के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि कंपनियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर और कॉमर्स के अंदर कंपनियों के बारे में अगर नहीं पता होगा तो आने वाले टाइम में हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।